वकील विक्रम सिंघानिया के माथे पर पसीना था। हालांकि सेल में ठंडक थी। उसके सामने बैठा था आर्यन मल्होत्रा, एक पूर्व लॉ प्रोफेसर जिस पर दिल्ली में हुए 7 परफेक्ट मर्डर का आरोप था। आर्यन के चेहरे पर एक शांत डरावनी मुस्कान थी। विक्रम, तुम अभी भी कानून को न्याय का रास्ता समझते हो, आर्यन ने धीमी आवाज में कहा। कानून न्याय नहीं है विक्रम। कानून बस शब्दों का एक खेल है, और मैं उस खेल का रचयिता हूं। पुलिस के पास आर्यन के खिलाफ कोई फिंगरप्रिंट नहीं थे, कोई डीएनए नहीं था, कोई गवाह नहीं था। केवल एक चीज थी, एक डायरी जो आर्यन के घर से मिली थी। लेकिन वो डायरी कोड भाषा में लिखी गई थी। पुलिस को पूरा यकीन था कि उस डायरी में उन 7 हत्याओं का विवरण और पीड़ितों की लोकेशन छिपी है। समस्या ये थी कि उस कोड को केवल आर्यन ही डिकोड कर सकता था। पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दी थी कि आर्यन का नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराया जाए, ताकि उसके अवचेतन मन से उस कोड को डीकोड कराया जा सके। यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा संवैधानिक पेंच फंसा था। अगले दिन कोर्ट खचाखच भरा था। सरकारी वकील मेहता ने जज के सामने तर्क रखा। माय लॉर्ड, आरोपी सहयोग नहीं कर रहा है। वो डायरी एक महत्वपूर्ण सबूत है। हमें नार्को टेस्ट की अनुमति चाहिए। न्याय के लिए यह जरूरी है। विक्रम खड़ा हुआ। उसने आर्यन की आंखों में देखा, जो बिल्कुल भावहीन थीं। विक्रम को पता था कि वो एक राक्षस को बचाने जा रहा है, लेकिन उसका काम संविधान की रक्षा करना था। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, विक्रम ने अपनी दलील शुरू की। भारत के संविधान का अनुच्छेद 20(3) स्पष्ट रूप से कहता है, नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। किसी भी आरोपी को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। विक्रम ने आगे कहा, सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आरोपी की सहमति के बिना नार्को टेस्ट या ब्रेन मैपिंग कराना अनुच्छेद 20(3) और अनुच्छेद 21 निजी स्वतंत्रता का उल्लंघन है। अगर आर्यन अपने दिमाग के अंदर छिपी जानकारी नहीं देना चाहता, तो कानून उसे मजबूर नहीं कर सकता। जज ने चश्मा उतारा। मिस्टर मेहता, बचाव पक्ष सही कह रहा है। जब तक आरोपी सहमति नहीं देता, हम उसके दिमाग में जबरदस्ती झांक नहीं सकते। नार्को टेस्ट की अर्जी खारिज की जाती है। आर्यन के चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। केस कमजोर पड़ रहा था, लेकिन आर्यन का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। एक रात विक्रम जेल में आर्यन से मिलने गया। बधाई हो आर्यन, तुम जीत रहे हो, लेकिन मुझे सच बताओ, क्या उस डायरी में सच में उन हत्याओं का जिक्र है? आर्यन हंसा, एक ऐसी हंसी जो रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दे। विक्रम, क्या तुम जानते हो कि संविधान का सबसे बड़ा लूप होल क्या है? वो ये है कि वो सत्य की रक्षा नहीं करता, वो प्रक्रिया यानी प्रोसेस की रक्षा करता है। उसने टेबल पर उंगली से एक पैटर्न बनाया। पुलिस को लगता है कि उस डायरी में हत्याओं का कबूलनामा है, लेकिन असली खेल ये है विक्रम, अगर मैं वो डायरी खुद डिकोड कर दूं तो वो सबूत बन जाएगी, लेकिन अगर मैं चुप रहूं तो वो रद्दी का टुकड़ा है। मेरा मौन मेरा सबसे बड़ा हथियार है, और ये हथियार मुझे भारत का संविधान देता है। फिर आर्यन ने कुछ ऐसा कहा जिसने विक्रम की रातों की नींद उड़ा दी। मैंने उन 7 लोगों को क्यों मारा पता है? क्योंकि वो सिस्टम के लूप होल का फायदा उठाकर बच निकले थे। मैं उन्हें सजा दे रहा था, और अब मैं उसी लूप होल का इस्तेमाल करके बाहर आ रहा हूं। विडंबना देख रहे हो? अंतिम सुनवाई का दिन आया। सबूतों के अभाव में आर्यन को बरी किया जाने वाला था। पुलिस हताश थी। डायरी डिकोड नहीं हो पाई थी। तभी आर्यन ने हाथ उठाया। माय लॉर्ड, मैं कुछ कहना चाहता हूं। पूरा कोर्ट सन्न रह गया। विक्रम भी चौंक गया। आर्यन अपने मौन के अधिकार को क्यों छोड़ रहा था? आर्यन ने कटघरे में खड़े होकर कहा, माय लॉर्ड, मैं अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के अपना नार्को टेस्ट करवाने की सहमति देता हूं। वकील मेहता की आंखों में चमक आ गई। विक्रम चिल्लाया, आर्यन, तुम क्या कर रहे हो? आर्यन ने विक्रम की ओर देखकर आंख मारी। नार्को टेस्ट हुआ। बेहोशी की हालत में आर्यन ने सब कुछ उगल दिया। उसने बताया कि डायरी को कैसे पढ़ना है। उसने हत्याओं की जगह बताई। पुलिस को वहां से हथियार और लाशों के अवशेष मिल गए। सबूत पक्के थे। आर्यन का फांसी पर चढ़ना तय था। विक्रम जेल में आर्यन से मिलने गया, पूरी तरह से कंफ्यूज्ड। तुमने ऐसा क्यों किया आर्यन? हम जीत चुके थे। तुमने संविधान की ढाल फेंक दी और आत्महत्या कर ली। आर्यन सलाखों के पीछे छाया में खड़ा था। विक्रम, तुमने कानून पढ़ा है लेकिन समझा नहीं। अनुच्छेद 20(3) कहता है कि दबाव में दी गई गवाही मान्य नहीं है, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 कहती है कि अगर आरोपी की जानकारी से कोई तथ्य जैसे हथियार या लाश बरामद होता है तो वो जानकारी सबूत मानी जाएगी। तो इससे तो तुम फंस गए, विक्रम झुंझलाया। नहीं विक्रम, आर्यन ने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकालकर विक्रम की तरफ सरकाया। ये मेरी मेडिकल हिस्ट्री है, जिसे मैंने अब तक छुपा के रखा था। विक्रम ने कागज पढ़ा।
उसके हाथ कांपने लगे। रिपोर्ट में लिखा था डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर और स्किज़ोफ्रेनिया। आर्यन मुस्कुराया। जिस आर्यन ने कोर्ट में नार्को टेस्ट की सहमति दी थी वो मैं नहीं था, वो मेरी दूसरी पर्सनैलिटी थी। और कानून कहता है कि एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति द्वारा दी गई सहमति कानूनी रूप से वैध नहीं होती। विक्रम को झटका लगा। अगर सहमति वैध नहीं थी तो नार्को टेस्ट अवैध था। अगर नार्को टेस्ट अवैध था तो उससे मिली जानकारी फ्रूट ऑफ द पॉइजनस ट्री सिद्धांत के तहत कोर्ट में स्वीकार्य नहीं हो सकती। आर्यन ने संविधान और मेडिकल लॉ का ऐसा मिश्रण तैयार किया था कि वो जाल में फंसकर भी जाल को काट चुका था। अब तुम सुप्रीम कोर्ट जाओगे विक्रम, और तुम साबित करोगे कि चूंकि मेरी सहमति एक बीमार दिमाग ने दी थी, इसलिए वो टेस्ट संविधान के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन है, क्योंकि एक बीमार व्यक्ति अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं होता। तुम जीतोगे और मैं बाहर आऊंगा। 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने नार्को टेस्ट के परिणामों को खारिज कर दिया, क्योंकि आरोपी की मानसिक स्थिति सहमति देने के योग्य नहीं मानी गई। बिना उस टेस्ट के बरामद किए गए सबूतों को भी प्रक्रियात्मक खामियों के कारण संदेह का लाभ मिला। आर्यन मल्होत्रा जेल से बाहर आया। बाहर विक्रम खड़ा था, हारा हुआ। एक अपराधी को बचाने का बोझ उसके कंधों पर था। आर्यन उसके पास से गुजरा और कान में फुसफुसाया, संविधान बेगुनाहों को बचाने के लिए लिखा गया था विक्रम, लेकिन ये इतना पवित्र है कि ये शैतानों को भी छूने से डरता है। आर्यन भीड़ में गायब हो गया और पीछे छोड़ गया एक सवाल, क्या कानून का पालन करना ही न्याय है?